नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए क्विज़ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगी। इनको आप जॉइन कर सकते हो। आप हमारे पेड कोर्स से एनरोल हो या ना हो, ये सभी के लिए फ्री हैं, तो आप इनमें अपना स्कोर जाँच सकते हो और आप क्या स्कोर कर पा रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है? इसके अलावा वीपीओ के लिए 65 अंकों का कंप्लीट बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये जो कंप्लीट बैच है, इसमें 45 अंक का पंचायती राज और 20 अंकों की योजनाएँ इन पर चर्चा चल रही है, तो आप इस बैच को ज़रूर जॉइन करिए। इसके अलावा वीपीओ के लिए ही मॉक टेस्ट की श्रृंखला, मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो और साथ ही साथ मॉक टेस्ट इनकी श्रृंखला भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो वीपीओ के लिए कंप्लीट बैच 65 अंकों का और मॉक टेस्ट की श्रृंखला को ये दोनों बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। इनको आप जॉइन करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जो आपके क्विज़ थी, उनमें क्वेश्चन नंबर पहला था ऋग वैदिक कालीन समाज में चरागाहों के बड़े जत्थे का प्रधान ये कौन था? चरागाहों या बड़े जत्थे का प्रधान कौन होता था? इसे कहा जाता था व्राजपति। ध्यान दो, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ पदाधिकारी बताता हूँ। ऋग्वैदिक समाज के ऋग्वैदिक समाज के ध्यान देना पदाधिकारी। ऋग्वैदिक समाज के जो पदाधिकारी हैं, इनमें आप याद रखोगे ब्राजपति को, इनमें आप याद रखोगे कुलप को या फिर कुलपा को, इसमें आप याद रखोगे ग्रामणी को, ठीक है? और भी कई सारे पदाधिकारी थे, ये ग्राम से संबंधित हैं। जैसे ब्राजपति, ये कौन होता था? ये उस समय यानी ऋग्वैदिक काल में चरागाह या फिर हम कहें बड़े जत्थे का प्रधान होता था। कुलप या कुलपा, ये परिवार का मुखिया होता था, परिवार का मुखिया था और ग्रामणी ये कौन था? ये था लड़ाकू दलों का प्रधान। ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अब आ जाओ इस ग्रामणी के पास। ये जो ग्रामीण था, यही था ग्राम का प्रधान। दरअसल ये ग्रामीणी पहले लड़ाकू दलों का प्रधान हुआ करता था। फिर जब ये जो टोलियां थीं, लड़ाकू दल थे, जब ये इन्होंने स्थायी रूप ले लिया, ये ग्राम में तब्दील होने लगे, तो फिर यही जो ग्रामीणी था वो ग्राम का प्रधान बन गया। जैसे मैं इसमें आपको बताता हूँ। दरअसल होता क्या था, पहले छोटी-छोटी लड़ाकू टोलियां थीं। मान लीजिए ये टोली है, एक ये टोली है, ठीक है? ये जो टोलियाँ थीं, ये यायावर थीं। एक जगह से दूसरे स्थान पर ये घूमती रहती थी पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में, इनके पास गायें भी थीं। तो ये गायों के चरागाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करते थे। सपोज़ करो एक टोली इधर रह रही है, जब ये टोली इनके क्षेत्र में प्रवेश करती थी, तो फिर इनमें आपस में युद्ध हो जाते थे। बात समझ पा रहे हो? इनमें आपस में हो जाते थे युद्ध। इस स्थिति में जो ये ग्रामणी था, टोलिये का प्रधान, यही ग्रामणी छोटी-सी लड़ाकू टोली का प्रधान हुआ करता था, यही इनको लीड करता था। बाद में हुआ क्या? सपोज़ करो ये एक टोली इस दिशा में आगे बढ़ी, ठीक है? और यहीं पर इसको एक अच्छा-सा भूखंड दिखा, यहाँ पर खूब हरी-हरी घास है, पानी के लिए यहाँ पर नदी का निकास है। तो ये टोली करती क्या थी? ये टोली यहाँ पर आके बस जाती थी। अच्छा, बहुत समय हो गया, साल गुज़र गए, यहाँ पर किसी अन्य टोली ने आक्रमण नहीं किया, तो यही टोली यहाँ पर स्थायी निवास करने लगती थी। और जब स्थायी निवास करने लगती थी, तो आम जन को जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, वो इनका मुखिया किया करता था। और ये धीरे-धीरे गाँव के रूप में तब्दील होना शुरू हो गए। और इन्हीं गाँवों में जब आधुनिक सुविधाएँ प्रदान की जाने लगीं, तो वही गाँव शहरों में तब्दील होने लगे। तो ये जो अभी ग्रामीणी था, जो लड़ाकू टोली का प्रधान था, जब ये टोलियाँ स्थायी रूप से गाँव में तब्दील होने लगीं, तो गाँव का यही शासक बन गया। अर्थात यही गाँव का गाँव का मुखिया हो गया। मुखिया हो गया। तो गाँव का मुखिया कौन हो गया था? यही था ग्रामीणी। और यही ग्रामीणी चूँकि यहाँ चरागाह वगैरह हुआ करते थे, बड़े-बड़े जत्थे थे, तो यही आगे चल के व्राजपति का भी इसने रूप धारण किया। तो वही है ग्रामीणी ही। अगर यही टुकड़ी इधर-उधर घूमेगी, तो फिर लड़ाकू दल का ये प्रधान हो जाएगा। यही टुकड़ी अगर स्थायी निवास कर लेगी, तो ये गाँव का रूप ले लेगी वो टुकड़ी और वो गाँव का मुखिया हो जाएगा। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? हाँ, वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर हो जाएगा व्राजपति। ठीक है? नेक्स्ट देखो दूसरा। ऋग्वेद में
सभा का उल्लेख कितनी बार है? सीधा सा सवाल आपसे पूछा गया है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार है? तो यहाँ से 2-3 बातें याद रखो। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ सभा का उल्लेख ये कितनी बार है? तो आप बताओगे 8 बार। अगर आपसे पूछा जाए विश का उल्लेख तो आप बताओगे 170 बार। और एक याद रखना, इसको भूलना नहीं है, समिति का उल्लेख 9 बार है। बात समझ पा रहे हो? सभा का उल्लेख है 8 बार, विश का उल्लेख 170 बार और समिति का वर्णन ऋग्वेद में हमें 9 बार देखने को मिलता है। आपसे सभा पूछा गया है, सभा बताओगे 8 बार। ठीक है? याद रखना बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसे याद रखो जैसे मैंने ये लिखा सभा और फिर मैंने लिखा 8। अंतिम अक्षर को राइम बना लो। सभा, आ निकल रहा है, आ से 8। इन दोनों को एक साथ याद रखो, सभा 8। ठीक है? नेक्स्ट देखो तीसरा। ऋग्वैदिक काल में ग्राम से छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक काल में ग्राम से छोटी इकाई पूछ रहा है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा एक हायरार्की बताई थी। याद है? ऋग्वेद में ऋग्वेद में मैंने आपको कहा था कि ऋग्वेद का जो शासन प्रशासन है, जन जन किस में विभाजित होते थे? विश्व में। विश्व किस में होते थे? ग्राम में। और ग्राम किस में होते थे? कुल में। ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा था, मान लीजिए ये क्या है? ये है एक जन। ठीक? और ये जन अब किस में विभाजित होंगे? ये जन विभाजित होंगे विश्व में। तो ये हो गया विश्व। अब यही जो विश्व है, ये विश्व हम डिवाइड कर रहे हैं ग्राम में। तो ये जो हो गए, ये हो गए ग्राम। मान लो ये भी एक ग्राम हो गया, ये भी एक ग्राम हो गया, ये भी एक ग्राम हो गया, ये एक ग्राम हो गया। इन्हीं ग्रामों के अंदर आपको मिलेंगे कुल। ठीक है? ये मिलेंगे कुल। तो ग्राम किस में विभाजित होते थे? ग्राम विभाजित होते थे कुल में। आंसर हो जाएगा आपका सही कुल। ठीक। नेक्स्ट देखो, लुडविग महोदय ने तुलना की है। लुडविग महोदय ने तुलना काहे से की है? समिति की, राज्यसभा से की है? नहीं, गलत हो जाएगा। सभा की तुलना लोकसभा से की है? ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त दोनों सही है? नहीं, ये तो गलत ही है। उपयुक्त दोनों गलत है, यही सही होगा। देखो, मैंने आपको लुडविग महोदय की कहानी बताई थी। लुडविग महोदय, ये जो लुडविग महोदय हैं, इन्होंने कहा था कि जो ऋग्वैदिक काल में सभा है, वो आज की राज्यसभा है। इन्होंने कहा जो ऋग्वैदिक काल की समिति थी, ये आज की लोकसभा है। लोकसभा है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, अथर्ववेद की कहानी। अथर्ववेद में एक शब्द का वर्णन किया गया है, यहाँ पे एक लाइन का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है, सभा और समिति प्रजापति की प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। दो पुत्रियां हैं। ये लाइन कहाँ पर है? ये लाइन कही गई है अथर्ववेद में। और लुड्विग महोदय के अनुसार आधुनिक राज्यसभा क्या थी? सभा। और आधुनिक लोकसभा क्या थी? ये समिति थी। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, दोनों गलत हैं। समिति है लोकसभा, राज्यसभा नहीं है। जबकि सभा है राज्यसभा, लोकसभा नहीं है। यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट देखो पांचवा। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ये कहाँ वर्णन है? अभी अभी मैंने बताया था, ये है अथर्व वेद में इसका वर्णन है। तो आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जिस संस्था का सभापति ईशान था? ये ईशान कौन था? क्या बता सकते हो? ईशान कहते थे सभा के सभापति को, समिति के सभापति को, या फिर विदत के, या फिर गण के। तो यहां से ईशान को पकड़ो और पकड़ो समिति को। समिति को, ऋग्वैदिक कालीन ये संस्थाएं थी। अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं कि मुझे बताओ, ऋग्वेद में ऋग्वेद में समिति का वर्णन कितनी बार है? समिति का वर्णन कितनी बार है? तो आप बताओगे 9 बार। ठीक है? अच्छा बताओ मुझे, आधुनिक लोकसभा किसे कहा जाता है? आधुनिक लोकसभा किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे यही है समिति। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, समिति का प्रधान किसे कहा जाता है? समिति का प्रधान कह लो या फिर कह लो समिति का सभापति, ये कहा जाता है ईशान को। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो समिति
समिति ऋग्वेद में समिति का वर्णन 9 बार है। समिति आधुनिक लोकसभा समिति को कहा जाता है और या हम कहें आधुनिक लोकसभा की तुलना समिति से की जाती थी, ऐसे भी आप कह सकते हो। और समिति का सभापति ये ईशान कहलाता था। ठीक है? तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा समिति। नेक्स्ट देखो 7वां। कौन-सी ऐसी संस्था है जिसे नरिष्ठ कहा गया है? नरिष्ठ का आशय क्या होता है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर समझो। नरिष्ठ, ये जो नरिष्ठ है, इसका आशय क्या होता है? तो नरिष्ठ का अर्थ होता है कई लोगों का प्रस्ताव, कई लोगों का प्रस्ताव जिसे तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके। अच्छा, कई लोगों का प्रस्ताव जिसे तोड़ा ना जा सके, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि ये लोग बड़े एलीट क्लास के लोग होंगे और एलीट क्लास की सभा कौन कहलाती थी? कौन-सी संस्था कहलाती थी? ये कहलाती थी सभा, अर्थात सभा को नरिष्ठ कहा गया है, नरिष्ठ कहा गया। ये बात आप समझ पा रहे हो? मुझे बताओ फिर से रिवीजन करो वही 4 बातों का। इसका वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार है? इसका वर्णन कितनी बार है? सभा 8 ठीक है? सभा का वर्णन 8 बार। अच्छा कौन-सी ऐसी संस्था थी जो देखो नरिष्ठ का वर्णन नहीं है, ये मैं इसका जो फिगर है, वो मैं यहाँ से बनाता हूँ, सभा का वर्णन। अच्छा अगर मैं पूछूँ कि सभा, ये कौन-सी संस्था थी ऋग्वेद में जो न्यायालय की तरह काम करती थी? तो यही थी। यह न्यायालय की तरह या हम कहें की भांति काम करती थी, काम करती थी। तो नरिष्ठ किसे कहा गया है? सभा को। सभा का वर्णन कितनी बार है? 8 बार। और कौन-सी संस्था है जो न्यायालय की भांति काम करती थी? तो यही है सभा। ठीक है? वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सभा। क्वेश्चन नंबर 7वें का हाँ, नेक्स्ट देखो 8वां। निम्न में से क्या है निम्नलिखित में से क्या स्वजनों के छोटे समूह का बोध कराता था? क्या है जो छोटे समूह के स्वजनों का बोध कराता था? विषय है, ग्राम है, जन है या फिर ननापीस है? ध्यान दें, स्वजनों के छोटे समूह का बोध कराने के लिए ग्राम था। ये मैंने ग्राम क्यों लिखा? बहुत समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि जन किस में बटे होते थे? विश्व में। विश्व किस में बटे होते थे? ग्राम में। और ग्राम किस में बटे होते थे? कुल में। ठीक है? इसमें से ये जो विश्व शब्द है, इसको उठाओ। जब भी कभी लड़ाई झगड़े होते थे कबीलों में, कबीले ही थे उस समय, आप कबीले कह लो या फिर टोलियाँ कह लो। तो जब भी कभी लड़ाई झगड़े होते थे, तो ये जो विष होता था, विष को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बाँटा जाता था। ग्राम नामक टोलियों में बाँटा जाता था, बाँटा जाता था। बात समझना? ग्राम नामक टोलियों में बाँटा जाता था और ये जो ग्राम नामक टोलियाँ थीं, ये अपने ही लोग होते थे। अर्थात यही ग्राम एक खास समाज से आते थे। आपस में आपस में टकराते थे और जब यही ग्राम आपस में टकराते थे, तो युद्ध होता था, युद्ध होता था। ठीक है? और यही जो ग्राम है, यही ग्राम स्वजनों के छोटे समूहों का बोध कराते थे। छोटे समूहों का बोध कराते थे। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम। ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था है जो राजा के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में योगदान करती थी? कौन-सी ऐसी संस्था है जो राजा के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में योगदान करती थी? क्या वो सभा है? क्या वो विदत है? या फिर वो गण है? या फिर समिति है? देखो, एक संस्था है समिति, ध्यान दो। ऋग्वैदिक काल में एक संस्था थी समिति। ये समिति का काम क्या था? इसे कहा जाता है आधुनिक आधुनिक लोकसभा। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। अब मुझे बताओ, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन जब होते हैं, तो किसका इलेक्शन होता है? राज्यसभा का होता है या फिर लोकसभा का होता है? तो आप बताओ कि लोकसभा। लोकसभा का इलेक्शन होता है, वहीं से निर्धारित होता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। ठीक उसी प्रकार राजा का चुनाव होना है, तो कौन करेगा? राजा का चुनाव करेगा जो उस समय की लोकसभा होगी।
तो उस समय की लोकसभा कौन थी? समिति। ठीक है? तो ये जो संस्था है, यही संस्था यही संस्था राजा के निर्वाचन, निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में भाग लेती थी। में भाग लेती थी। ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, यही समिति है जिसे कहा जाता था व्यापक आधार पर बनी समिति। व्यापक आधार पर बनी समिति, इसे ही कहा जाता था। साथ ही साथ इसे कहा जाता था जनसाधारण की सभा, आम जन की सभा, या हम कहें जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली सभा। अभिव्यक्त करने वाली सभा मत लिखो, चूंकि सभा लिखोगे तो आपको सभा समिति में कंफ्यूजन हो जाएगा। आप संस्था लिखो, यानी जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था किसे कहा जाता था? समिति को। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट, समिति। राजा के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में योगदान करने वाली संस्था समिति थी। नेक्स्ट देखो 11 सॉरी 10। महाकाव्य काल में गांवों के निकट स्थित नगरों को क्या कहा जाता था, जो उस समय जनपदों के लिए मंडी का काम करते थे? ध्यान दो, ऐसे समझो, मान लो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मान लो ये आपके गांव थे, ठीक है? इन गांवों में इन गांवों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र होता था जो इन गांवों के लिए मंडी का काम करता था। चूंकि गांव के लिए मंडी का काम कर रहा है तो एक खास जनपद के लिए भी ये मंडी का काम करेगा। तो ये एक ऐसा गांव था, इसे कहा जाता था पट्टन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पट्टन। ठीक है? अच्छा, आपने बात की महाकाव्य काल की। प्रश्न में महाकाव्य काल की बात की गई है, तो आपको पता होगा महाभारत के बारे में। ये जो महाभारत है, इसमें एक शांति पर्व है। आपने इसका भी नाम सुना होगा, शांति पर्व। प्रश्न मेरा ये है कि ये शांति पर्व कौन से नंबर का पर्व है? तो आप बताओगे यह 12वां पर्व है। ठीक है? और यही 12वां पर्व है जिसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। न केवल स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है, बल्कि ये जो महाभारत है, इसमें इसमें राज्य की उत्पत्ति के राज्य की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत बताए गए हैं। 2 सिद्धांत बताए गए। ये जो 2 सिद्धांत बताए गए हैं, इनमें एक सिद्धांत कहलाता है दैवीय सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत कहलाता है सामाजिक समझौते सामाजिक समझौते सिद्धांत। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। आपसे कह रहा था कि गांवों के निकट स्थित नगरों को क्या कहा जाता था, जो उस समय जनपदों के लिए मंडी का काम करते थे? तो ये है पट्टन। 11 नंबर देखो, मनु स्मृति के अनुसार ग्राम का जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ध्यान दें, मनु स्मृति के आधार पर गौर करें। मैं यहाँ आपको बताता हूँ। उठा लो मनु स्मृति को। ठीक है? मनु महाराज की मनु स्मृति। अच्छा, ये जो मनु स्मृति है, अगर हम आपसे पूछें कि इसमें ग्राम का अधिकारी कौन था, तो आप बताओगे ग्रामिक। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, प्रत्येक गांव का जो प्रमुख होता था, देखो एक हायरार्की बनी थी, इसमें रिपोर्ट करना होता था। इसमें मनुस्मृति की एक खास बात ये थी कि इसमें पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। जैसे प्रत्येक गांव का जो प्रमुख होता था, प्रमुख उसके ऊपर कौन होता था? उसके ऊपर होता था 10 गांव का प्रमुख, जिसे दशक कहा जाता था। तो ये जो एक गांव का प्रमुख था, ये अपने ऊपर बैठे 10 गांव के प्रमुख को रिपोर्ट करता था कि मालिक मैंने ये काम कर लिया है। फिर ये जो 10 गांव का प्रमुख होता था, ये अपने ऊपर बैठे 20 गांव के प्रमुख को रिपोर्ट करता था। अर्थात देख पा रहे हो, ये पर्यवेक्षण निकाय के रूप में मनुस्मृति में दर्शाया गया है। यानी जो 20 गांवों का प्रमुख होता था, वो पर्यवेक्षण किसका कर रहा है? 10 गांवों के प्रमुख के कामों का। और जो 10 गांवों का प्रमुख है, वो एक गांव के प्रमुख के कार्यों का पर्यवेक्षण करता था। अर्थात प्रत्येक गांव का प्रमुख 10 गांवों के प्रमुख को रिपोर्ट करता था। प्रमुख को रिपोर्ट करता था। ठीक है? इसके अलावा ये जो 10 गाँव का प्रमुख है, अब ये किसे रिपोर्ट करेगा? ये करेगा और आगे, अर्थात 10 गाँवों का प्रमुख
10 गांवों का प्रमुख 20 गांवों के प्रमुख को रिपोर्ट करता था। प्रमुख को रिपोर्ट करता था। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण। ठीक है, नेक्स्ट देखो। महाभारत के शांति पर्व में ग्राम का उल्लेख है। यह पर्व कहाँ है? यह पर्व कौन सा है? 12वां पर्व है, 11वां है, 14वां है या फिर 15वां है? आंसर होगा 12वां पर्व। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, 13 नंबर देखो। बौद्धकालीन स्थानीय शासन के अनुसार ग्राम सभा का प्रधान ये क्या कहलाता था? ध्यान दें, बौद्धकालीन स्थानीय शासन के अनुसार ग्राम सभा का जो प्रधान था वो कहलाता था भोजक, ग्रामपति, ग्रामणी या फिर ग्रामीण। ये भोजक कहलाता था। ध्यान दें, ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का प्रधान, इसके लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भोजक भी लिखा मिलता है कुछ किताबों में, आपको योजक भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। भोजक या योजक। अच्छा, इसका निर्वाचन कौन करता था? इसका जो निर्वाचन था वो ग्रामवासी के द्वारा ही किया जाता था। ग्रामवासी। तो सही उत्तर हो जाएगा भोजन। नेक्स्ट देखो 14। निम्न में से किसे अभिजात्य वर्ग विशिष्ट लोगों की संस्था कहा जाता था? अभिजात्य वर्ग या फिर आप कहो विशिष्ट लोगों की संस्था किसे कहा जाता था? समिति को, सभा को, गण को या फिर परिषद को? देखो, समिति जो थी वो तो लोकसभा थी, ठीक है, और जो सभा है वो थी राज्यसभा। और आपने देखा होगा जो राज्यसभा है हमारे अभी आजकल की, उसमें एलीट क्लास के लोग आते हैं। लोकसभा से ये लोग बड़े भी होते हैं। इसमें 25 साल के लोग आते हैं, जबकि राज्यसभा में 30 साल के लोग आते हैं। राज्यसभा में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करता है। ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ज़्यादा का मतलब राष्ट्रपति जिनको समझता है कि ये लोग उच्च श्रेणी के हैं, उन्हें मनोनीत कर देता है। मैं आपको जब पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा क्लास श्रेणी से आते हैं ये लोग। ठीक है? तो इस स्थिति में मुझे बताओ लोकसभा और राज्यसभा में ज़्यादा बड़ी संस्था आपको कौन लग रही है? संख्या के मामले में नहीं, उम्र के मामले में। यही बड़ी संस्था है क्योंकि यहाँ 25 साल के लोग जा रहे हैं, यहाँ 30 साल के लोग जा रहे हैं। ठीक है? और अगर देखा जाए तो स्थायित्व के मामले में भी ये अजर-अमर संस्था है। ये कभी भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा ये आप भंग कर सकते हो। तो ये बड़ी संस्था हो गई। वही आपसे कह रहा है कि अभिजात्य वर्ग या फिर विशिष्ट लोगों की संस्था कौन थी? तो मुझे बताओ राज्यसभा कौन थी ऋग्वैदिक काल में? सभा, यही हो गई अभिजात्य वर्ग लोगों की सभा। ठीक है? हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका सभा। इसमें 2-3 बातें और आप याद रखोगे। कौन-सी? अभी जो मैंने आपको बताई थी, फिर से रिवीजन करो। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अधिक से अधिक बार। सभा, ये क्या है? यह आधुनिक राज्यसभा थी। आधुनिक राज्यसभा थी। ठीक है? किसकी तरह काम करती थी? यह न्यायालय की तरह भी काम करती थी, की तरह इसका कार्य था। ठीक है? और क्या करती थी? इसे नरिष्ठ कहा गया है। बात समझ पा रहे हो? इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है विशिष्ट लोगों की संस्था। विशिष्ट लोगों की संस्था कहा गया है। तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखो सभा से संबंधित। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 14 का बी। 15 देखो। सभ्य क्या था? सभा का रक्षक, सभा का प्रधान, सभा का सदस्य या फिर ननाफिस? मैंने आपको 4 टर्म्स बताए थे। कौन-कौन से? मैंने आपसे कहा था कि याद रखना सभापति, याद रखना सभापति, सभावती और सभापति दोनों अलग-अलग हैं। याद रखना सभापाल, आपको याद रखना है सभेय या फिर सभासद या फिर सभासीन, ये शब्द याद रखना। सभापति में मैंने आपसे कहा था कि सभापति होता है सभा में सभा में भाग लेने वाली स्त्री, लेने वाली महिलाएं या आप कह दो स्त्री। सभापति कौन होता है? ये होता है सभा का प्रधान। ठीक है? और सभापाल कौन होता है? ये होता है सभा का रक्षक। और सभेय क्या है? ये है सभा का सदस्य या सभा के सदस्य। तो सभेय हो गया सभा का सदस्य। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सभेय क्या था? ये था सभा का सदस्य। सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो। बताओ भाई, सही विकल्प। मनु स्मृति में ग्राम का अधिकारी ग्रामिक था, बिल्कुल सही है। बौद्ध काल में ग्राम सभा का प्रधान भृत्य नहीं था, ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ग्राम सभा का प्रधान।
ऋग्वैदिक काल में ग्राम का जो प्रधान होता था वो पत्रौल होता था क्या? ना, गलत है। ऋग्वैदिक समाज में परिवार का जो प्रधान होता था वो कुलप या कुलपा हुआ करता था, कुल का प्रधान। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, व्राजपति नहीं था। ये तो ग्रामीणी का ही एक परिवर्तित रूप था व्राजपति। व्राजपति वास्तव में ग्रामीणी था और ग्रामीणी का ही परिवर्तित रूप व्राजपति बना था। मैंने अभी आपको इतिहास ही बताया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो। तो मनु स्मृति में जो गांव का अधिकारी था वो ग्रामिक होता था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो गया सही। अब नेक्स्ट देखो, पाली ग्रंथों में गांव के कितने प्रकार या कितने भेद बताए गए हैं? गांव के बताए गए हैं 3 भेद पाली ग्रंथों में। सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, देखो, पाली ग्रंथों में, पाली मतलब बौद्ध वाले पाली ग्रंथ, मैं बात कर रहा हूं पाली ग्रंथों की। पाली ग्रंथों में ध्यान देना, गांव के भेद, गांव के भेद या गांव के प्रकार टोटल कितने हैं? 3। और ये 3 मैंने आपको डिटेल में बताया था कौन कौन से हैं। एक तो होते थे सामान्य गांव, ये कौन होते थे, कौन लोग इसमें निवास करते थे, ये सारी बातें आपको पता होंगी। दूसरा मैंने बताया था उपनगरीय, उपनगरीय गांव, या फिर इन्हीं को कहा जाता था शिल्पी ग्राम। और तीसरे होते थे सीमांत गांव। ये पाली ग्रंथों में इन 3 गांवों का वर्णन या जिक्र किया गया है। सही उत्तर होगा 3। 18 में आ जाओ। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा, मंडल, नागरक या फिर चक्र। मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत होते थे उन्हें कहा जाता था चक्र। ठीक है, मैंने आपको मौर्य प्रशासन पढ़ाया था, पढ़ाया था। देखो, मौर्यकालीन, मौर्यकालीन प्रशासन। तो मौर्यकालीन प्रशासन में मैंने आपसे कहा था और मैंने आपको बताया भी था कि आपको 3 प्रशासन को खासा ध्यान रखना है। कौन-कौन से? मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन क्या था? मौर्यकालीन जिला या फिर नगर प्रशासन क्या था? ठीक है? इसके अलावा मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन क्या था? तो ग्राम प्रशासन पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। इसके अलावा जिला और नगर प्रशासन पर भी ध्यान देना है। प्रांतीय को आप एक बार छोड़ो तो चल सकता है, लेकिन ये दोनों आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए मौर्यकाल में। बात समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्र। नेक्स्ट देखो 19। मौर्य काल में द्रोणमुख के अंतर्गत कितने ग्राम समाहित होते थे? द्रोणमुख, ये लिखा है द्रोणमुख। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, गौर करो। यहाँ से 4 बातें हैं। कौन-कौन सी बातें हैं? जैसे मैंने कहा स्थानीय, स्थानीय में कितने ग्राम थे? मैंने कहा द्रोणमुख, द्रोणमुख में कितने ग्राम थे? फिर मैंने कहा खरवाटिक में कितने ग्राम थे? और मैंने कहा संग्रहण में कितने ग्राम थे? ध्यान दो, स्थानीय में थे 800 गांव, द्रोणमुख में थे 400 गांव, खरवाटिक में थे 200 गांव और फिर संग्रहण में थे 10 से लेकर 20 गांव के आसपास इसमें हमें जानकारी मिलती है। कहीं-कहीं 15 ग्राम की जानकारी मिलती है। तो कुल मिला के 10 से लेकर 20। ठीक है? अब यहाँ पर देखो इसको याद कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है, स्थानीय में 400 है कि स्थानीय में 600 है या 800 है। देखो, ध्यान देना, मैंने ये लिखा स्थानीय, इस इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ स्थानीय, ये मैंने इंग्लिश में लिखा। इस शब्द को देखो, क्या ये आपको 8 दिख रहा है? ऐसे मैंने लिखा है स्थानीय, स्थानीय। ठीक, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है 8, तो हो गया 800। सिंपल सी बात है। आप थोड़ा-सा सिलेबस या कंटेंट के साथ खुराफात करें और आप देखोगे कि आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। जैसे, अब द्रोणमुख को उठा लो, ये मैंने लिखा द्रोणमुख इंग्लिश में। जैसे ही मैंने द्रोणमुख लिखा, तुरंत आप रीज़निंग में जाओ। रीज़निंग में डी का कोड कितना होता है? 4, तो हो गया 400। बात समझ पा रहे हो? स्थानीय को आप कैसे देखोगे? इंग्लिश में, स्थानीय। ठीक है? और ये आपको दिखेगा 8, ऐसे 8, ये वाला 8। जैसे ही आया द्रोणमुख, द्रोणमुख में DRO, द्रोण, MUKH, मुख, इसमें आप सबसे पहला वाला शब्द उठा लो डी। रीजनिंग में डी को क्या बोलते हैं? 4। रीजनिंग का कोड है ये डी का, ABCD में, ये 4 है। तो 4 का मतलब 400 हो गया।
अब आ जाओ खर वाटिक में, ध्यान दें, ये लिखा है खर वाटिक। इसको समझने का बिल्कुल आसान है, खर वाटिक। आप जब व्यंजन पढ़ते हो तो का, ये पहला व्यंजन है, दूसरा जब आते हो खा, ये दूसरा है। तो यहाँ से भी ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे इसको लिखो, खरवाटिक लिखना है तो आप ऐसे लिखो, खर, ऐसे लिखो, खर वाटिक। अब इसमें देखो ये आपको 2 दिख रहा है, खर वाटिक 200, ठीक है? फिर से समझो, मैंने कहा खर वाटिक, तो आप ऐसे लिखो खर वाटिक। ये लिखा है खर वाटिक, ये देखो आपको 2 दिख रहा है, ठीक है? तो ये हो गया 200, ठीक? अब आ जाओ संग्रहण में, इसमें भी कन्फ्यूज़न, हालाँकि इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी, ये देखो, संग्रहण, ये लिखा है मैंने। ये क्या लिखा है? 01, इसको उल्टा करो क्या होगा? 10, यानी कि 10। फिर से समझो, मैंने लिखा संग्रहण, ठीक? ऐसे लिख दिया मैंने संग्रहण। ये क्या लिखा है? ये 10 ही तो लिखा है, उल्टा लिख दिया। आप ये ऐसे 0 1 लिखा है, आप एक 0 लिख दो, तो इसमें 10 गाँव हो गए। तो हल्का-फुल्का दिमाग लगा के चीज़ों को याद करने का प्रयास करो। अगर डायरेक्ट रटोगे इनको, ऑप्शन में कहीं 800 की जगह 400 ठोकोगे, याद तो हो जाती हैं, लेकिन फिर एग्ज़ैक्ट याद नहीं होती हैं। यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है हमें। है ना? तो कुछ इस तरह से दिमाग लगाओ, सारी चीज़ें आपको याद होंगी। वापस आ जाओ 19 में, 19 का सही उत्तर हो जाएगा, आपसे कह रहा था द्रोणमुख, डी का मतलब 4, 4 का मतलब 400, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो 20 नंबर। मौर्य साम्राज्य में किस अधिकारी के पास भू राजस्व संबंधी के लेखन का कार्य होता था? मौर्य काल में ऐसा कौन सा अधिकारी था जो भू राजस्व के लेखन का कार्य करता था? स्थानिक था, गोप था, समाहर्ता था, या फिर ग्रामणी था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ भाई इसमें कौन था? आपका इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा गोप, ठीक? देखो, यहाँ आओ, गोप, मैं बात कर रहा हूँ मौर्य काल की। तो ये गोप गोप कौन था? ये गोप था, जिला और ग्राम के बीच के अधिकारी को गोप कहा जाता था। अर्थात ये जिला और ग्राम के बीच का अधिकारी था, बीच का अधिकारी था। ध्यान देना, गोप कौन था? जिला और ग्राम के बीच का अधिकारी, ठीक है? इसके अलावा यह काम क्या करता था? भू राजस्व संबंधी तथ्यों को लिखने का काम था। तथ्यों को लिखना इसका काम था, ठीक है? इसके अलावा जब आप मौर्य काल पढ़ते हो तो मौर्य काल में कुछ पदाधिकारी आपको और देखने को मिलते हैं। कुछ और पदाधिकारी भी आपको मिलते हैं। कौन-कौन से? जैसे राजुक, जैसे युक्त, जैसे गोप, जैसे स्थानिक। ये सारे के सारे आपको पदाधिकारी मिलते हैं और इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी भी होनी चाहिए। राजुक कौन था? क्या करता था? युक्त कौन था? क्या करता था? किसने युक्त को ग्राम प्रशासन की मूल इकाई कहा है? किसने अ, राजुक को मूल इकाई कहा है? स्थानिक क्या थे? ये पता होने चाहिए, ठीक है? तो ये जो पदाधिकारी हैं, ये सारे के सारे पदाधिकारी ग्राम से संबंधित हैं। वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा को। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार नगर प्रशासन का कार्य कुल कितनी समितियां संभालती थी? मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार कह रहा है कि नगर प्रशासन का जो काम था वो कुल कितनी समितियां संभालती थी? 5 थी, 6 थी, 10 थी, या फिर 8 थी? आओ देखो, मेगास्थनीज की इंडिका के पास चलो। मेगास्थनीज, ध्यान देना, मेगास्थनीज की इंडिका। आप जब मेगास्थनीज की इंडिका के पास आओगे और इनसे पूछोगे कि भैया ये बताओ, मुझे नगर प्रशासन में कितनी समितियां काम कर रही थी आपकी इंडिका के अनुसार? तो मेगास्थनीज कहते हैं कि जो नगर प्रशासन था, नगर प्रशासन का कार्य टोटल 6 समितियां संभालती थी। 6 समितियां संभालती थीं, ठीक है? ये जो 6 समितियां हैं, मेगास्थनीज से थोड़ा-सा और पूछो डिटेल में कि ये बताओ मेगास्थनीज साहब, हर एक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो मेगास्थनीज कहेंगे कि एक समिति में 5 सदस्य होते थे। फिर ये कहेंगे कि मुझे अच्छा टोटल है 6 समितियाँ, एक समिति में 5 सदस्य, टोटल हो गए 30 सदस्य। यानी कि नगर प्रशासन का कुल जो काम था,
वो काम कितने लोगों की संस्था संभालती थी? टोटल 30 लोग संभालते थे। यानी अगर हम आपसे कहें कि नगर प्रशासन में टोटल सदस्य कितने होते थे? तो आप बताओगे टोटल 30, क्योंकि 6 समितियाँ, हर एक समिति में 5 सदस्य, टोटल हो गए 30 सदस्य। ठीक है? हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 समितियाँ थीं। नेक्स्ट देखो, सातवाहनों में ग्राम प्रशासन का कार्य किसे सौंपा गया था? गौल्मिक को, ग्रामीणी को, भोजक को या फिर गौवत्स को? ग्राम प्रशासन का कार्य कहाँ पर? सातवाहनों में। ये काम सौंपा गया था गौल्मिक को। ठीक है? देख, सातवाहनों में ग्राम प्रशासन, ध्यान दो, सातवाहनों में ग्राम प्रशासन, सातवाहनों में जो ग्राम प्रशासन था, वो काम किसके पास था? ये कार्य कौन देखता था? ये कार्य देखता था गौल्मिक। बात समझ पा रहे हो? ये गौल्मिक अपने पास एक सेना की टुकड़ी रखता था। सेना की अपने पास एक टुकड़ी रखता था। क्यों रखता था? गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे। और आपको पता होगा, हाँ, जब आपके पास ताकत होगी तो अच्छे-अच्छे शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आपका ताकतवर होना बहुत सारे युद्धों को बचाता है। आपको बहुत सारे युद्ध नहीं लड़ने पड़ते हैं। तो कौलमी के पास एक सेना की टुकड़ी रखी जाती थी और यही सेना की टुकड़ी के माध्यम से वो गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखता था। शांति व्यवस्था बनाना ही इसका प्रमुख काम था। वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौलमिक। 23 नंबर देखो, गाथा सप्तशती में ग्राम के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? फिर से समझो, जो गाथा सप्तशती है, इसमें ग्राम के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? ग्रामिक, गौल्मिक, भोजक या फिर योजक? तो गाथा सप्तशती में ग्राम का जो प्रधान या मुखिया होता है उसे ग्रामिक कहा जाता था। ध्यान दें, ये जो ग्रामिक था, इसके अधीन, गाथा सप्तशती में इसके अधीन 5 से 10 ग्राम आते थे। ये ग्राम का मतलब वो किलो वाला ग्राम मत समझना। ग्राम का मतलब है गांव। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, 24, मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन के बारे में सही जानकारी सोहगौरा लेख से मिलती है। ये लेख कहाँ पर आपको मिला है? ये लेख मिला है गोरखपुर में। ध्यान दें, सोहगौरा लेख कहाँ है? गोरखपुर। और अगर आपसे पूछे वहां स्थान कहाँ पर है जहां से मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है? पोगरा, बांग्लादेश। ठीक है? बांग्लादेश से मिला है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। 25 देखो, अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक होता था। ध्यान दें, अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थात चाणक्य के अनुसार। ध्यान दो, अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का अधिकारी, नगर का अधिकारी आप कहोगे नागरक। ठीक है? हाँ, तो नागरिक तो हो गया नगर का प्रमुख अधिकारी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये काम क्या करता था? तो काम इसका वही था, नगर की साफ-सफाई करना, साफ सफाई करना, ये इसका काम था। इसके अलावा नगर की सुरक्षा व्यवस्था देखना। बात समझ पा रहे हो? नगर की साफ-सफाई करना और नगर की सुरक्षा व्यवस्था देखना ही इसका मुख्य कार्य था। ये अर्थशास्त्र लिखी किसने है? आचार्य चाणक्य ने। लिखी किसने है? आप बताओगे आचार्य चाणक्य ने। ठीक है? या फिर इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर हम आपसे ये सीधा सा सवाल पूछें कि मुझे बताओ, मौर्य काल में मौर्य काल में जो जिला होता था, जिला के लिए संभवतः कितने ग्राम रखे गए थे या कितने गांव आते थे? तो आप बताओगे 800 गांव, गांव का समूह। और ये जो ग्राम थे, मौर्य काल में ग्राम प्रशासन की मूल इकाई थे। मूल इकाई थे ग्राम, सबसे छोटी इकाई ग्राम ही थे। और इसके अलावा जो गोप था, गोप प्रशासन की रीढ़ कहे जाते थे। रीढ़ कहे जाते थे। ये बात आप समझ पा रहे हो? मौर्य काल में जो गोप होता था वो ग्राम प्रशासन की रीढ़ कहा जाता था। लेकिन ध्यान दें,
एक महिला और है, महिला का नाम है रोमिला थापर। रोमिला थापर। रोमिला थापर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो राजुक होता था, राजुक ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ था। ठीक है? ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, ये जो गोप होता था, ये मुख्य काम क्या करता था? लिखने का काम करता था। और आजकल लिखने का काम कौन करता है? पटवारी करता है। तो गोप, ये जो गोप था, गोप, ये वर्तमान का पटवारी था उस समय। जो काम वर्तमान में पटवारी करता है, उस समय ये गोप करता था, अर्थात गोप को वर्तमान का पटवारी कहा जाता था। पटवारी कहा जाता है। इसके अलावा यह इसका काम था ग्राम का लेखा-जोखा रखना और साथ ही साथ ग्राम की जनगणना करना। ग्राम की जनगणना करता था। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी कौन था? आप बताओगे नागरक। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि मौर्य काल में वरीयता क्रम में राजुक के अधीन कौन सा अधिकारी था? राजुक के अधीन कौन सा अधिकारी था? ये पूछ रहा है। प्रादेशिक था, समाहर्ता था, युक्त था या फिर ननापीस था? बताइए मुझे। कह रहा है कि राज्य के अधीन कौन सा अधिकारी था, यही तो पूछा है। तो प्रादेशिक समाहर्ता, एक एक काम करो, पहले इसकी हायरार्की देख लो आप। मौर्य काल के अधिकारियों का वरीयता क्रम। मौर्यकालीन अधिकारियों के या अधिकारियों का वरीयता क्रम, ये क्या है? ध्यान दें। गोप होता था, ग्रामीणी होता था, गोप, इसके बाद स्थानिक, स्थानिक के बाद युक्त, युक्त के बाद राजुक, राजू के बाद प्रादेशिक, प्रादेशिक के बाद आता था समाहर्ता। समाहर्ता, ये जो समाहर्ता सबसे लास्ट में मैंने लिखा है, यही था राजस्व विभाग का, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। अधिकारी। तो आपसे जो सवाल में पूछा गया था, वो था कि राजू के अधीन कौन था? ध्यान दो। राजू के अधीन था युक्त। ये सही होगा, प्रादेशिक और समाहर्ता नहीं थे। आंसर होगा आपका युक्त। सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो हायरार्की मैंने लिखी है, ये आप याद रखिएगा। ये जो क्रम मैंने लिखा है, इसको याद रखना। गोप, गोप से ऊपर था स्थानिक, स्थानिक से ऊपर था युक्त, युक्त से ऊपर था राजुक, राजुक से ऊपर था प्रादेशिक और प्रादेशिक से ऊपर था समाहर्ता। और यही समाहर्ता था जो राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगी बात? हाँ। तो ये जो युक्त है, यही युक्त है राजुक के अधीन राजस्व अधिकारी। इसे ही कहा जाता है राजुक के अधीन, राजुक के अधीन राजस्व का अधिकारी। ठीक है? राजस्व अधिकारी। और यही राजुक है जिसे रोमिला थापड़ ने ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ कहा है। वापस आ जाओ। इसमें सही उत्तर हो जाएगा युक्त। नेक्स्ट देखो 27 नंबर। कह रहे हैं कि मेगस खनिज की इंडिका के अनुसार, गौर करें, इंडिका की बात फिर आ गई। इंडिका के अनुसार नगर प्रशासन का कार्य कुल कितने लोग संभालते थे? मैंने अभी अभी बताया था आपको। 6 तो समितियां थीं। ठीक है? और एक समिति में टोटल 5 सदस्य थे। तो 6 समितियां, 5 सदस्य, टोटल हो गए 30 सदस्य। आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। बोलो भाई। इसमें ये 6 क्या हैं? ये 6 हैं समितियां, समितियां। और ये 5 क्या हैं? प्रत्येक समिति के सदस्य। प्रत्येक समिति के ये है सदस्य। याद रहेगा आपको? हाँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। मनु स्मृति के अनुसार जो 100 गांव थे, 100 गांवों का अधिकारी कौन था? विशाखक था, सहस्त्रपति था, विशातीय था या फिर शतपाल था? आंसर होगा शतपाल। देखो, मैंने आपको मनु स्मृति के बारे में बताया था। मनु स्मृति, मनु स्मृति में मैंने आपसे कहा था कि जो ग्राम का अधिकारी होता है, अधिकारी, ये कहलाता है ग्रामिक। ठीक है? इसके अलावा मैंने कहा कि जो 10 गांव का अधिकारी होता था, इसे कहा जाता है दशिक। जो 20 गांवों का अधिकारी होता था, 20 गांवों का अधिकारी,
इसे कहा जाता था विषातीय या फिर विषाधक। जो 100 गांवों का अधिकारी होता था, 100 गांवों का अधिकारी, इसे कहा जाता था शतपाल। और जो 1000 गांवों का अधिकारी होता था, अधिकारी, इसे कहा जाता था सहस्त्रपति। ठीक है, ध्यान दो। दशिक, ये हो गया 10। विषाधक, ये हो गया 20। शतपाल, शत का मतलब होता है 100, तो ये हो गया 100। और सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, तो फिर ये सहस्त्रपति हो गया। ठीक है, 1000 गांव का मालिक। और आपसे सवाल पूछा है कि 100 गांवों का प्रधान क्या है, तो आप बताओगे शतपाल। सहस्त्रपति ये 1000 का है। विषाधक या विषातीय ये 20 गांवों के हैं। बात समझ पा रहे हो? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो 29 नंबर। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का जो प्रमुख अधिकारी था वो क्या था? एग्रोनोमोई था, एस्ट्रोनोमोई था, नागरिक था, कौन था? तो आप बताओगे नागरिक, तो ये नगर का प्रमुख अधिकारी था, ये अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मेगस्थनीज के अनुसार यानी कि इंडिका के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी कौन था, आप बताओगे एस्ट्रोनोमोई, सी पार्ट। मैंने इसमें आपको इंडिका के बारे में बताया भी था। एक शख्स था मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका, इंडिका। और इसी में नगर प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक नाम याद रखना, एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई। और एक याद रखना, एग्रोनोमोई। ये जो एस्ट्रोनोमोई है, इसे कहा जाता है नगर का प्रमुख अधिकारी, इसे नगर का प्रमुख अधिकारी कहा जाता है। वहीं एग्रोनोमोई, यह सड़क निर्माण अधिकारी था, सड़क निर्माण अधिकारी, साथ ही साथ जिले का प्रमुख अधिकारी था। तो इस पद को याद रखो, यही आपसे पूछा गया था, एस्ट्रोनोमोई। ठीक है। ग्राम वृद्ध परिषद, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है इसका उल्लेख, या इंडिका में मिलता है, कि संविधान में मिलता है, या फिर नन ऑफ दीज? ग्राम वृद्ध परिषद, इसका उल्लेख मिलता है हमें अर्थशास्त्र में। आओ देखो, ये जो ग्राम वृद्ध परिषद है, ग्राम वृद्ध परिषद, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है गांव के वृद्ध लोगों की एक परिषद होता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये गांव के प्रमुख लोग होते थे, प्रमुख लोग होते थे, या हम कहें प्रमुख व्यक्ति होते थे। ये जो प्रमुख व्यक्ति हैं, ये क्या करते थे? ये जो गांव का मुखिया होता था, अर्थात गांव के मुखिया की मदद करते थे, मदद करते थे। यही इनका मुख्य काम था, गांव के मुखिया की मदद करना शासन में। ठीक है, शासन व्यवस्था में। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में, और ये पुस्तक है कौटिल्य की। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखो 31 नंबर। गुप्त काल में पेट और विषय के बीच की इकाई क्या थी? तो सबसे पहले तो आपको गुप्त काल की पूरी व्यवस्था पता होनी चाहिए, या हम कहें गुप्त काल में का जो प्रशासन है उसका आपको विभाजन पता होना चाहिए। अर्थात गुप्तकालीन प्रशासन का विभाजन, विभाजन ध्यान दें, गुप्तकालीन प्रशासन का विभाजन। तो क्या है? साम्राज्य है। साम्राज्य के अलावा साम्राज्य का विभाजन होता था देश में, अवनी में, या फिर भुक्ति में। ठीक है, जिसे आप प्रांत भी कहते हो। बात समझ पा रहे हो? गुप्तकालीन प्रशासन का मैं विभाजन कर रहा हूँ, साम्राज्य कह लो, या फिर जो पूरा का पूरा केंद्रीय प्रशासन था वो विभाजित होता था देश में। अवनी भी कह सकते हो, भुक्ति भी कह सकते हो। ये विभाजित होता था विषय में, विषय। और विषय विभाजित होता था, यही विषय है जिला। विषय विभाजित होता था वीथी में, वीथी। वीथी होती थी तहसील, और वीथी विभाजित होते थे पेठ में, और ये फिर पेठ विभाजित होते थे ग्राम में। और ये जो पेठ होता था, ये ग्राम से बड़ी इकाई होता था, ग्राम से बड़ी इकाई। देखो, यहां पर समझो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं ऐसे लिखता हूं तिरछा। मैंने क्या किया, मैंने लिया साम्राज्य को,
इसको किसमें विभाजित कर दिया? साम्राज्य को विभाजित किया मैंने देश में, अवनि में या फिर भुक्ति में, ठीक है? यही है प्रांत। फिर मैंने इनको किसमें डिवाइड किया? इसको मैंने डिवाइड किया विषय में। विषय है आजकल का जिला। फिर विषय को मैंने किसमें विभाजित किया? मैंने विभाजित किया वीथी में। ये जो वीथी है ये है तहसील आजकल की। ये फिर तहसील अर्थात वीथी को मैंने विभाजित किया पेठ में। ये पेठ है ग्राम से बड़ी इकाई, ग्राम से बड़ी इकाई। इसका मतलब क्या है कि अब पेठ विभाजित होंगे ग्राम में, और ये ग्राम क्या है? ये सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई। अर्थात अगर हम कहें कि मुझे बताओ गुप्त काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आप बताओगे ग्राम। बात समझ पा रहे हो? अगर हम आपसे पूछें कि ग्राम और वीथी के बीच में कौन सी इकाई थी? तो आप बताओगे पेठ। अगर हम आपसे पूछें कि विषय और पेठ के मध्य कौन सी इकाई थी? तो आप बताओगे वीथी। अब यहाँ पर आ जाओ, पेठ और विषय के बीच की इकाई आपसे पूछा था, आंसर होगा वीथी, तो कोई नहीं है, डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? वीथी, यानी कि तहसीलें, तहसीलें। ठीक है, हाँ 31 का सही हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 32, जेजाक भुक्ति, ये क्षेत्र क्या था? बताओ भाई, जेजाक भुक्ति, ये दरअसल बुंदेलखंड का क्षेत्र था। ध्यान दो, जे जाक भुक्ति क्या था ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड का ये क्षेत्र था। अच्छा, ये जो भुक्ति है या फिर अवनी है या फिर देश है, ये क्या थे? ये उस समय के प्रांत थे। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ प्रांतों का प्रशासन कैसे होता था? गुप्त काल में प्रांतों का प्रशासन कैसे होता था? तो आप बताओगे प्रांतों का प्रशासन देखने के लिए एक शख्स होता था, या हम कहें एक पद होता था, उपरिक। प्रांतों का प्रशासन उपरिक देखता था, देखता था। और ये जो उपरिक था, इस पद पर राजकुमार या फिर राजकुल का व्यक्ति, राजकुल का व्यक्ति इस पद को संभालता था, संभालता था। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ, ठीक है। और गुप्तकालीन 2-3 बातें और याद रखना। दरअसल अगर हम आपसे कहें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इनको याद रखना, पूछे जा सकते हैं आपसे। ये जो गुप्त काल है, गुप्त काल में कोई भी, गौर करना, गुप्त काल में कोई भी भू लेन-देन अगर होना है, भू लेन-देन स्थानीय तत्वों की सहमति के बिना नहीं होता था, सहमति के बिना नहीं होता था, होता था। अच्छा, वहीं अगर हम बात मौर्य काल की करें, मौर्य काल में, तो मौर्य काल में जो गाँव होते थे, गाँवों का जो प्रबंधन होता था, कोई सिफारिश, पूछताछ नहीं होती थी। गाँव का प्रबंधन सीधे ऊपर से होता था, राजा के लेवल से। ऊपर के अधिकारियों से होता था, ऊपर से होता था, ठीक है? और जबकि गुप्त काल में आप देख रहे हो कि गुप्त काल में, गुप्त काल में इसका जो प्रशासन है, वो नीचे से हो रहा है, यानी कि जनता से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुप्त काल का जो ग्रामीण प्रशासन था, मौर्यों की अपेक्षा अधिक विकेंद्रीकृत था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है? 33 में आओ। कह रहा है कि गुप्त काल में मध्य भारत में ग्राम से संबंधित जो सभाएं होती थी वो क्या कहलाती थी? ग्राम जनपद, पंचमंडली, भोजक या फिर योजक। ये जो मध्य भारत है, ये वाला क्षेत्र, ये मध्य भारत कह लो या फिर बिहार वगैरह का क्षेत्र कह लो। तो जो ग्राम प्रशासन है, ध्यान दो, ग्राम प्रशासन कहाँ का? गुप्त काल का, ठीक है? ये जो गुप्त काल का ग्राम प्रशासन है, ये दरअसल सबसे छोटी इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई थी। और इसका जो ग्राम प्रशासन था गाँव का, वो कौन चलाता था? तो ग्राम प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा चलाया जाता था, सभा के द्वारा चलाया जाता था। ये बात आप समझ पा रहे हो? ग्राम प्रशासन गाँव सभा के द्वारा चलाया जाता था। अच्छा, ये 2 बातें याद रखना, कौन-कौन सी? एक तो मध्य भारत, मध्य भारत।
मध्य भारत में गाँव के लिए जो सभाएँ होती थी, हम कहें गाँव होते थे, उन्हें पंचमंडली कहा जाता था। और एक बात और याद रखना, बिहार में इन्हें कहा जाता था ग्राम जनपद। बिहार में ग्राम जनपद कहलाते थे और मध्य भारत में पंचमंडली कहलाते थे। वही आपसे पूछा है, मध्य भारत में क्या कहते थे? आप बताओगे पंचमंडली। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से सही कथन की पहचान करो। सही कथन की आपको पहचान करनी है, पढ़ो जरा। गुप्तकालीन प्रशासन मौर्यों की अपेक्षा अधिक विकेंद्रीकृत था। हाँ, ये सही है। मौर्यकालीन प्रशासन गुप्तों की अपेक्षा अधिक विकेंद्रीकृत था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। 34 का ए पार्ट सही होगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया भी था। अगला देखो 35 35 नंबर कह रहा है कि दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी का वर्णन मिलता है? तो दामोदर पुत्र ताम्रपत्र लेख में, यहां समझो, लेख कौन सा है? दामोदरपुर का। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। ये जो दामोदर पुत्र ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें गुप्तकालीन, ध्यान देना, गुप्तकालीन ग्राम सभा के ग्राम सभा के कुछ अधिकारियों का वर्णन हमें मिलता है। अधिकारियों का हमें वर्णन मिलता है। ये कौन-कौन से अधिकारी हैं? जैसे हमें मिलता है ग्रामिक का वर्णन, हमें मिलता है, आपने कुटुम्बिन का नाम सुना होगा, कुटुम्बिन का वर्णन, हमें मिलता है अष्टकुलाधिकारी, अष्टकुलाधिकारी का वर्णन हमें मिलता है, साथ ही साथ महत्तर, इसका भी नाम आपने सुना होगा। इन अधिकारियों का वर्णन हमें मिलता है दामोदरपुर के ताम्रपत्र लेख से। तो ये आपका सही हो जाएगा, ग्रामिक भी, कुटुम्बिन भी, अष्टकुलाधिकारी भी, ये सारे के सारे। नेक्स्ट देखो, गुप्त काल में नगर का जो प्रमुख अधिकारी था, उसे क्या कहा जाता था? ये साधारण सा सवाल आपसे पूछा है। पुरपाल कहते थे, श्रेष्ठिन, सार्थवाह या फिर ननातीस। इसमें आप दो तीन बातें याद रखें। देखो, सबसे पहले पहुंचो आप गुप्त काल में। ठीक है, ये जो गुप्त काल में जब आप पहुंचोगे, तो यहां से मुझे बताओ, गुप्त काल में नगर का प्रधान अधिकारी ये कौन था? तो आप बताओगे पुरपाल। ठीक है, ये जो पुरपाल होता था, ये किस श्रेणी का कर्मचारी था? वास्तव में यह कुमारामात्य श्रेणी का कर्मचारी होता था। श्रेणी का कर्मचारी था। अच्छा, ये क्या करता था? इसे नकद वेतन दिया जाता था। नकद वेतन इसे मिलता था। वहीं एक आपको ताम्रपत्र याद रखना पड़ेगा। ताम्रपत्र का नाम है फरीदपुर ताम्रपत्र। ठीक है, फरीदपुर ताम्रपत्र। ये जो फरीदपुर ताम्रपत्र है, इसमें विषय समिति के बारे में चर्चा की गई है। अर्थात विषय समिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है और इसमें कहा गया है कि ये जो विषय समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या 20 थी। ध्यान दें, फरीदपुर ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि इसमें सदस्यों की संख्या 20 हुआ करती थी। और ये जो समिति थी, विषय समिति के जो सदस्य होते थे, इन सदस्यों को कहा जाता था विषय महत्तर। ये दोनों बातें याद रखो। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। गुप्त काल में नगर का प्रमुख अधिकारी ये पुरपाल होता था। नेक्स्ट देखो 37 कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये जो पेठ है, ये ग्राम समूह की छोटी इकाई थी। फिर से समझो, मैंने आपको बताया था साम्राज्य, भुक्ति, और इसके बाद सबसे नीचे था, मैंने बताया था आपको ग्राम। ग्राम से ऊपर क्या आते थे? पेठ। ये जो पेठ थे, ये ग्रामों का समूह होते थे, अर्थात ग्राम समूह की छोटी इकाई ये पेठ थी। इस पेठ का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है खोह अभिलेख में, संक्षोभ के खोह अभिलेख में मिलता है। ठीक है, 37 का ए पार्ट सही हो जाएगा। 38 देखो, फरीदपुर ताम्रपत्र में विषय समिति के सदस्यों की संख्या बताइए। अभी अभी मैंने बताई थी आपको, कितनी बताई थी? देखो यहाँ पे, फरीदपुर ताम्रपत्र विषय समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 20 बताई गई है। आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। बात समझ पा रहे हो? ये 38 का, हाँ, सही हो जाएगा आपका सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 39 गुप्त काल में ग्राम से बड़ी इकाई गुप्त काल में, ये सबसे नीचे ग्राम था और ग्राम से ऊपर क्या था? ग्राम से ऊपर था पेट
तो ग्रामों से बड़ी इकाई क्या थी? ग्रामों से बड़ी इकाई थी पेट, सही होगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था पूरा क्रम बताया था मैंने। गुप्त काल में गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन। मैंने क्या बताया था आपको? रिवीजन करो जरा फिर से। मैंने आपसे कहा था कि केंद्र होता है अर्थात साम्राज्य, ये किसमें बटे होंगे? ये बटे होंगे देश में या फिर अवनी में या फिर आप इन्हें भुक्ति भी कह सकते हो, जो कि प्रांत होते थे। इसके अलावा ये है जिला में, आजकल जिला कहा जाता है, या फिर आप कह लो विषय, विषय में बटे होते थे। ये विषय किस में बटे होते थे? ये बटे होते थे वीथी में, यानी कि तहसीलों में। इसे तहसील भी कह सकते हो आप। तो विषय वीथी में, फिर वीथी किस में बटे होते थे? ये पेठ में बटे होते थे। पेठ ग्राम से बड़ी इकाई होते थे, बड़ी इकाई होते थे। और फिर ये पेठ बटे होते थे ग्राम में। तो ग्राम से बड़ी इकाई कौन है? ग्राम से बड़ी इकाई है पेठ। वही आपसे पूछा है, ग्रामों से बड़ी इकाई कौन थी? पेठ। नेक्स्ट देखो, गुप्त काल में ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो क्या था? ग्रामिक था, योजक था, गौल्मिक था, या फिर नन ऑफ दीस था? ये होता था ग्रामिक। अच्छा, ये योजक और गौल्मिक लिखा है, इसका आशय क्या है? ये कहाँ के होते थे? ध्यान दो, जब भी कभी ग्रामिक की बात आए तो गुप्त काल, साथ ही साथ मनु स्मृति और भी अन्य जगहों का ये मुखिया होता था गांव का। अगर आपसे योजक या फिर भोजक के बारे में पूछ ले तो फिर आप कहोगे ये बौद्ध कालीन मुखिया था ग्राम का। साथ ही साथ अगर आप पल्लव काल को भी पढ़ेंगे तब भी आपको यही मुखिया मिलता है। पल्लव कालीन ग्राम का मुखिया भी इसी को कहा गया है। और एक शब्द है गौल्मिक। गौल्मिक को सातवाहन में गांव सभा का प्रधान कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण। नेक्स्ट देखो, 41 नंबर, ब्राह्मण को दान में दिए गए गांव क्या कहलाते थे? ब्रह्मदेय गांव कहलाते थे। भंडारबाद गांव किसे कहा जाता था? देवदान गांव किसे कहा जाता था? या फिर हम कहें आ, नन ऑफ दीस। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रह्मदेय गांव। तो इसमें देखो मैं कुछ गांवों की चर्चा आपसे करता हूँ, ध्यान दो। अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांव, दिए जाने वाले गांव कहलाते थे, इन्हें कहा जाता था ब्रह्मदेय गांव। फिर कुछ ऐसे गांव भी होते थे जिनमें ब्राह्मण निवास करते थे, तो ब्राह्मणों के निवास वाले गांव ये क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे अग्रहार गांव। अग्रहार गांव। फिर कुछ ऐसे गांव भी होते थे जो मंदिरों को दान में दिए जाते थे, अर्थात किसी मंदिर को या धार्मिक अनुष्ठान के लिए दान में दिए गए गांव, तो इन्हें कहते थे देवदान गांव। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो? देवदान गांव। साथ ही साथ कुछ ऐसे गांव भी थे, ऐसे गांव थे जो अंतर जातीय आबादी से संबंधित थे। अंतर जातीय आबादी थी, ऐसे गांव जिनमें अंतर जातीय आबादी समाहित थी। ठीक है, तो ये गांव क्या कहलाते थे? ये गांव कहलाते थे भंडारवाद गांव। ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ, भंडारवाद गांव। तो ये कुछ गांव हैं जिनको आप याद रखो। आंसर 41 का सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मदेव गांव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 42 नंबर, गुप्त काल में नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समितियां ये क्या कहलाती थी? कुल, पूग, नालवई, या फिर ननाबलीस? तो गुप्त काल में नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समितियां क्या कहलाती थी? आओ जरा समझते हैं इसको। जब आप स्मृति ग्रंथ पढ़ते हो, ध्यान देना, जब आप स्मृति ग्रंथ पढ़ते हो तो स्मृति ग्रंथ में आपको पूग और कुल का वर्णन मिलता है। इन दो समितियों का वर्णन, या हम कहें इन दो संस्थाओं का आपको वर्णन मिलता है। अच्छा, तो ये संस्थाएं करती क्या थी? प्रश्न ये है हमारा। ये संस्थाएं, ध्यान देना, ये संस्थाएं विवादों का फैसला करती थी। विवादों का फैसला करना इनका प्रमुख काम था, जिनमें से पूग क्या करती थी?
ये पूग कहाँ की संस्था थी? तो आप बताओगे नगर में रहने वाली पूग नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की संस्था थी। विभिन्न जातियों की एक संस्था थी। इसके अलावा अगर हम बात कुल की करें तो कुल क्या थी? दरअसल यह समान परिवार के सदस्यों की संस्था थी। के सदस्यों की एक संस्था थी। बात समझ पाए? तो कुल समान परिवार के सदस्यों की संस्था थी, वहीं पूग नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की एक संस्था थी। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। यही आपसे पूछा गया था कि नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की संस्था क्या थी? आप बताओगे पूग। ठीक है? कुल ये समान परिवार के सदस्यों की एक संस्था थी। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, संगम काल में छोटे ग्रामों की सभा ये क्या कहलाती थी? इसमें आप कुछ शब्द मैंने आपको बताए थे। इन शब्दों को जरा गंभीरता से लेना और याद रखने की कोशिश करना। मैंने आपसे संगम काल के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि एक शब्द याद रखना पेरूर। ठीक है? पेरूर क्या होता है? एक शब्द याद रखना सिरूर क्या होता है? एक शब्द याद रखना मुदूर क्या होता है? साथ ही साथ पोडियाल क्या होता है? और इसके बाद एक शब्द याद रखना आवई क्या होता है? तो पेरूर इसे कहते हैं बड़ा गांव। बड़े गांव जो होते थे उन्हें पेरूर कहा जाता था। सिरूर ये छोटे गांव होते थे। ठीक है? मुदूर इन्हें कहा जाता था ये जो पुराने गांव हो जाते थे। पुराने गांव को मुदूर कहा जाता था। पोडियाल ये सार्वजनिक स्थल होते थे। सार्वजनिक स्थल। आवई ये छोटे ग्रामों की सभाएं होती थी। छोटे ग्रामों की ये सभा होती थी। ठीक है? तो छोटे गांवों की सभा क्या कहते थे? इसे कहा जाता था आवय। और वही आपसे पूछा है, छोटे गांवों की सभा आवय कहलाती थी। कोडियाल कम कुल। ये कुल तो मैंने आपको बता दिया। कुल आपको मैंने बताया था। जो मैंने ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं बताई थी। पूग और कुल में भी मैंने आपको कुल बताया था। कुल या कुलप ऋग्वैदिक काल में बताया था। पूग और कुल इससे पहले मैंने गुप्त काल में बताया था। ठीक है? ओडियाल पक्कम ये मैंने अभी आपको बताया है। आवय ये होता है छोटे गांव की सभाएं। नेक्स्ट देखो 44। संगम काल में छोटे गांवों को क्या कहा जाता था? छोटे ग्रामों को क्या कहा जाता था? अच्छा छोटे ग्राम अभी मैंने क्या लिखा था देखो जरा। छोटे गांव को कहा जाता था सिरूर और बड़े गांव को कहा जाता था पेरूर। तो वापस आओ अपने क्वेश्चन में। छोटे ग्रामों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा आपका सिरूर। डी पार्ट। ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ 44 का सही उत्तर हो जाएगा डी। देखो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पल्लवकालीन लेखों से जानकारी मिलती है कि ग्रामों का संगठन किसके नेतृत्व में किया जाता था? पल्लवकालीन लेखों से हमें जानकारी मिलती है कि ग्रामों का जो संगठन था वो राष्ट्रीय के नेतृत्व में किया जाता था, ग्रामकीय के नेतृत्व में किया जाता था, अरसर के या फिर ननापीस। आंसर होगा आपका ग्रामकीय। देखो पल्लवकालीन लेख समझो इनमें क्या कहा गया है। पल्लवकालीन लेख ये जो पल्लवकालीन लेख हैं इनमें क्या कहा गया है? दरअसल पल्लवकालीन लेखों में कुछ अधिकारियों का हमें वर्णन मिलता है और ये अधिकारी साधारणतया स्थानीय शासन से संबंधित हैं। जैसे एक अधिकारी का वर्णन मिलता है राष्ट्रिक। ये क्या थे? यह जिले का प्रधान अधिकारी होता था। जिले का प्रधान अधिकारी। एक अधिकारी का हमें वर्णन मिलता है देशाधिकृत। यह क्या था? यह स्थानीय संरक्षक होता था। एक अधिकारी का हमें वर्णन मिलता है ग्राम भोजक। ध्यान दें, यह गांव का मुखिया होता था। गांव का मुखिया होता था। इसके अलावा ग्रामों का संगठन किसके नेतृत्व में किया जाता था? अगर आपसे ये पूछे पल्लव काल में ग्रामों का संगठन, तो ध्यान दें ग्रामों का संगठन किया जाता था ग्राम के, या फिर एक शब्द और मिलता है पल्लवकालीन ग्रंथों में मुटक। ग्राम के या मुटक के नेतृत्व में किया जाता था। किया जाता था। ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ वापस आ जाओ। वही आपसे पूछा है कि ग्रामों का संगठन किसके नेतृत्व में होता था? आंसर होगा ग्राम के। नेक्स्ट देखो 46। संगम युगीन समाज में किसानों का वर्ग क्या था? और आपको पता होगा संगम काल का जो युग था
वो 4 वर्गों में विभाजित था, अर्थात संगम काल या संगमकालीन समाज 4 वर्गों में बटा था। बटा ये जो 4 वर्ग थे, ये 4 वर्ग थे शुड्डुम वर्ग, शुड्डुम वर्ग, दूसरा था अरसर वर्ग, अरसर वर्ग, बेनिगर वर्ग, बेनिगर वर्ग और चौथा था वेल्लाल, वेल्लाल वर्ग। ठीक है? ये जो शुड्डुम वर्ग होता था, ये ब्राह्मण और साथ ही साथ बुद्धिजीवियों का वर्ग था। बुद्धिजीवी का वर्ग। अरसर वर्ग क्या था? ये शासक या फिर हम कहें योद्धा का वर्ग था, योद्धा का वर्ग। ये जो बेनिगर था, ये व्यापारी वर्ग था और ये जो वेल्लाल था, यह किसान वर्ग था। तो आपसे किसान वर्ग ही पूछा है। वापस आ जाओ। किसानों का वर्ग पूछा है, तो आप बताओगे वेल्लाल वर्ग। ठीक है? 46 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 47। पल्लवकालीन ग्रामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथन का हमें उत्तर बताओ। कह रहा है कि जिन ग्रामों में ब्राह्मणों की आबादी रहती थी, आबादी अधिक थी, इन गांवों से कोई कर नहीं लिया जाता था। क्या ये सही है? दूसरे में आओ। सामान्य ग्राम भी होते थे जहां पर सभी जातियों के लोग रहते थे, इन्हें भी राजा को कोई कर नहीं देना पड़ता था। ये गलत हो जाएगा। दोनों कथन सही है, ऐसा भी गलत है। दोनों कथन गलत है, ऐसा भी गलत है। तो केवल और केवल आपका यही सही होगा। जो पल्लवकालीन समाज था और वहां पर ऐसे ग्राम जहां पर ब्राह्मणों की आबादी अधिक थी, उन्हें कोई टैक्स नहीं लेना पड़ता था क्योंकि ये एलीट क्लास के लोग थे। शासन प्रशासन में बुद्धि देने का काम इन्हीं का होता था। तो सामान्यतया इनको हाँ, टैक्स नहीं देना पड़ता था क्योंकि अपनी योग्यता से शासन चलाने में राजा की मदद करते थे और वही इनकी मदद उसको टैक्स के रूप में मान लिया जाता था। तो खैर, इन्हें टैक्स अलग से इनको देने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है? 47 का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो 48। कह रहा है कि राष्ट्रकूटकालीन ग्राम प्रशासन में ग्राम के मुखिया के लिए किन शब्दों का वर्णन मिलता है? सबसे पहले मुझे राष्ट्रकूट काल में आप प्रशासन के बारे में बता दो। देखो, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रकूटकालीन शासन की, राष्ट्रकूटकालीन शासन की। तो ये जो राष्ट्रकूटकालीन शासन है, इसमें केंद्र था, इसके अलावा राष्ट्र था या फिर इसी को आप मंडल कह सकते हो। यही आधुनिक कमिश्नरी के समान थे। इसी को आप इसका जो विभाजन आपको करना है तो वो विषय में कर सकते हो या फिर इन्हीं को जिला या फिर विषया कहा गया है। विषया इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भुक्ति का विषय का विभाजन फिर भुक्ति या फिर हम कहें तहसीलों में आप करोगे, तहसीलें, और फिर इनका विभाजन होता था ग्राम में। ठीक है? और ये जो ग्राम होता था, ये ग्राम इस ग्राम के जो शासन की बागडोर थी, वो मुखिया के हाथों में होती थी। मुखिया। और ये जो मुखिया होता था, ये अकेले गाँव का शासन नहीं चलाता था। दरअसल मुखिया होता था और ग्राम लेखाकार होता था। ये दोनों लोग मिल के गाँव का शासन चलाते थे। अच्छा, ये जो मुखिया होता था, इसके लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ग्रामकूट शब्द का भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ग्रामकूट या फिर ग्रामपति भी होते थे मुखिया के रूप में, या फिर एक शब्द है गावुंड। गावुंड भी मुखिया के रूप में काम करते थे। तो ये जो मुखिया के लिए किन शब्दों का वर्णन मिलता है? ग्रामकूट भी है, ग्रामपति भी है और गावुंड भी है। उपरोक्त सभी है। ठीक है? 48 का सही हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रकूटकालीन प्रशासन में भुक्ति का विभाजन किसमें होता था? भुक्ति का विभाजन होता था ग्राम में। अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर केंद्र राष्ट्र में या मंडल में, विषय मंडल विषय में और विषय भुक्ति में, और भुक्ति फिर ग्राम में विभाजित होते थे। तो भुक्तियों का विभाजन होता था ग्राम में। ठीक है? नेक्स्ट देखो 50 नंबर। राष्ट्रकूटकालीन ग्राम प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करो। बताओ भाई। मुखिया की सहायता के लिए मुखिया की सहायता के लिए ग्राम लेखाकार होता था। हाँ, बिल्कुल सही है ये। मुखिया के अधीन एक सेना की टुकड़ी होती थी और इसी सेना की टुकड़ी के आधार पर वो गाँव में रक्षा करता था, गाँव में शांति व्यवस्था स्थापित करता था। दरअसल उस समय
भय होता था कि गाँव के ऊपर कोई डाकू डकैत आक्रमण ना कर दे। तो ये ज़रूरी होता था कि जो गाँव का मुखिया है, उसके पास सेना हो, ताकि वो गाँव के लोगों की रक्षा कर सके। दोनों सही है। इसका मुख्य कार्य भूमि कर एकत्र करना और राजस्व में जमा करना था, ये भी सही है। राष्ट्रकूटकालीन ग्राम प्रशासन के संबंध में सही कथन पहचानो, तो ये सारे के सारे सही हैं। डी पार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है? एक मैं आपको भुक्ति के बारे में बात बता दूँ। भुक्ति, ध्यान दो। ये जो भुक्ति है, ये आधुनिक तहसीलें होती थी। आधुनिक तहसीलों के समान ये काम करती थी। और ध्यान रखें, प्रत्येक भुक्ति के अंदर, प्रत्येक भुक्ति में 50 से लेकर 70 गाँव होते थे। प्रत्येक भुक्ति में 50 से लेकर 70 गाँव होते थे और फिर आगे यही जो भुक्तियाँ होते थे, इन्हें छोटे-छोटे गाँव के समूहों में भी विभाजित किया जाता था। इन्हें 10 से लेकर 20 गाँव के छोटे समूहों में भी बाँटा जाता था, बाँटा जाता था, ठीक है? तो वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। तो ये 50 क्वेश्चन्स थे पंचायती राज के इतिहास से संबंधित क्विज़ के। और क्विज़ अगर आपको अटेम्प्ट करनी हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके या डाउनलोड करके, वहाँ जो फ्री क्विज़ दी गई हैं, उन क्विज़ेज़ को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने स्कोर को जान सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है? और साथ ही साथ चलते-चलते वीपीओ के लिए थ्योरी क्लास और साथ ही साथ मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इन क्वेश्चन से भी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन्स अगर आपको अटेम्प्ट करने हो, तो मॉक टेस्ट की श्रृंखला ज़रूर जॉइन करें, ठीक है? हाँ, धन्यवाद।